सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन। साथियों, संधि प्रक्रिया पूरी करने के पहले मैं स्वरबोधक तालिका का ज्ञान करा देना आप लोगों को बहुत ही आवश्यक समझता हूँ, जो हिंदी विषय की तैयारी करने वाले हर एक परीक्षार्थी के लिए, हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए तत्काल हम अपनी कक्षा की ओर चलते हैं और देखते हैं स्वरबोधक तालिका। हमको पढ़ना क्या है? स्वर बोधक तालिका। साथियों, आपको तो पता ही है, जो स्वर हैं, इनकी संख्या 11 है, जिसमें से एक ऐसा स्वर है यह रि। इसका प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों के साथ होता है। तत्सम, ये जो 11 स्वर हैं, इसमें यह भी एक स्वर है और इसका प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों के साथ होता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी में तद्भव शब्दों के साथ इसका प्रयोग कभी भी नहीं होता है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब हमको पढ़ना क्या है? स्वर बोधक तालिका, यानी स्वर का बोध कराने वाला। बोधक का मतलब होता है बोध कराने वाला, स्वर का बोध कराने वाला तालिका। तालिका का मतलब सूची, ठीक ना? देखिए, ये है, इसको लिख लीजिए, स्वर बोधक तालिका। स्वर बोधक तालिका, इसमें मूल स्वरों की संख्या 4 दिखाया गया है। अ, छोटी, छोटा उ, री, ये मूल स्वर है। इनको मूल स्वर माना जाता है। मूल स्वर क्यों माना जाता है? क्योंकि बाकी जो स्वर शेष बचते हैं, हमने अभी बताया है कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। 11 में 4 मूल स्वर हैं। जो शेष बचते हैं, 4 निकाल दीजिए तो 7 शेष बचेंगे। जो शेष बचते हैं स्वर, उनकी रचना इन्हीं को आधार मानकर की जाती है, या हम कहें कि इन्हीं को जोड़ने से ही होता है। अभी इसको बताया जाएगा कैसे अन्य स्वरों की रचना होती है, यही स्वरबोधक तालिका में हमको देखना है। ठीक ना? देखिए, यह अ, यदि हम अ से अ को जोड़ दें तो क्या बनेगा? आ बनेगा। अ से अ को जोड़ दें तो क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है ना? यहां पर देखिए, आ बन गया। इसी प्रकार से इसको भी देख लीजिए, छोटी ई से छोटी ई को जोड़ दें तो बनेगा क्या? बड़ी ई। बड़ी ई की रचना हो जाएगी। छोटा ऊ से छोटा ऊ जोड़ दे, छोटा ऊ से छोटा ऊ जोड़ दे तो बनेगा क्या? बड़ा ऊ। अब यहां पर लिख लेते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक, जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं। लिखा है पीत धन अंबर। पीत धन अंबर। यहां देखिए, हमको करना क्या है? संधि। हम पढ़ रहे हैं संधि प्रक्रिया। क्या पढ़ रहे हैं? संधि। संधि प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं। इन दोनों का संधि कराया जाए तो क्या होगा? ये हो जाएगा पीतांबर। पीतांबर कैसे होगा? यहाँ पर प्रथम पद के अंत में क्या है? अ है। द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है? अ है। अ से अ मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। अ से अ मिलेगा तो क्या बनेगा? आ। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, छोटी से छोटी मिलेगा तो बड़ी, छोटा ऊ से छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि इसमें ये इन दोनों के योग से यह बना हुआ है, छोटा ऊ से छोटा ऊ। तो यह तो सिंगल पर्सन हो गया।
यह डबल हो गया, है ना, यानी यह अकेला है और यह इसका दोगुना है, ठीक है ना। ये बड़े हैं तीनों, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है। बड़े होने के कारण ही इनको कहा जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचना इससे हुई है। इसमें दो अ यानी अ से अज को जोड़ा गया तो आ बना, छोटी सी छोटी जोड़ा गया तो बड़ी, छोटा ऊ से छोटा ऊ जोड़ा गया तो बड़ा ऊ। इसमें ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा, बड़ा होने के कारण ही इसको कहा जाता है दीर्घ स्वर कहा जाता है। बात समझ में आ गई? काम नहीं कर रहा है, चलिए आगे देखिए, वही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब देखिए एक चीज को ध्यान से देखिएगा, देखिए इसको देख लीजिए, यहां, ठीक ना, इसको देख लीजिए। अब देखिए ये दो, एक है मूल स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। यदि इन दोनों में से किसी एक के साथ, इन दोनों ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से किसी एक के साथ, इन दोनों में से किसी एक का मेल होता है, इन दोनों में से किसी एक के साथ, इन दोनों में से किसी एक का मेल होता है, तो बनता क्या है? ए बनता है, ए बनता है, ठीक ना। इसके पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इनका जो उच्चारण स्थान है, इसका जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ, और इसका जो उच्चारण स्थान है वह है तालु, और इसका जो उच्चारण स्थान है वह है ओष्ठ, ओष्ठ, और इसका जो उच्चारण स्थान है वह है मूर्धा। उच्चारण स्थान का भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये दोनों जो है इनका उच्चारण स्थान है कंठ, इन दोनों का तालु है, इन दोनों का ओष्ठ है और री का मूर्धा है, ठीक ना। अब हमने क्या बताया, इन दोनों में से किसी एक के साथ, इन दोनों में से किसी एक का जब मेल होता है तो क्या बनता है? ए बनता है, ठीक ना। इसी प्रकार से इन दोनों में से किसी एक के साथ जब इन दोनों में से किसी एक का मेल होता है, इन दोनों में से किसी एक के साथ, इन दोनों में से किसी एक का मेल होता है, कहने का मतलब कि प्रथम पद के अंत में हमेशा इन दोनों में से कोई एक रहेगा और द्वितीय पद के शुरुआत में इन दोनों में से कोई एक रहेगा। जब ऐसा होगा तो दोनों को जोड़ने से यह बनेगा, ओ बनेगा। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से इन दोनों में से किसी एक के साथ, इन दोनों में से किसी एक के साथ यदि यह आकर जुड़ता है तो दोनों के योग से क्या बनेगा? अर बनेगा, अर बनेगा, ठीक। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से किसी एक के साथ जब इन दोनों में से कोई एक जुड़ा तो ए बना, इन दोनों में से किसी एक के साथ इन दोनों में से कोई एक जुड़ा तो ओ बना, इन दोनों में से किसी एक के साथ जब री जुड़ेगा तो अर बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए यह जो ए है इसमें कंठ से उच्चारित होने का भी गुण है और तालु से भी उच्चारित होने का गुण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रचना है, इसका जो निर्माण है कंठ और ताल दोनों के योग से हुआ है। बात समझ में आ गई? ये जो है इसमें कंठ से उच्चारित होने का भी गुण है
और तालु से भी उच्चारित होने का गुण है, क्योंकि इसकी रचना इन दोनों के योग से ही हुई है, इसलिए इसको कहेंगे गुण स्वर। गुण स्वर, बात समझ में आ गई ना। वही बात यहां पर भी है। यह क्या है? ओ है। इसकी रचना किसके योग से हुआ है? कंठ से और ओष्ठ से, यानी इसमें दो गुण कौन कौन? कंठ से उच्चारित होने का गुण और ओष्ठ से भी उच्चारित होने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको भी क्या कहा जाता है? गुण स्वर कहा जाता है। वही हाल यहां पर है अंत में। अर में भी वही बात, कंठ से उच्चारित होने का गुण और मूर्धा से उच्चारित होने का गुण, दोनों गुण एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है गुण स्वर। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब आगे, इन दोनों में से कोई एक, किसी एक का योग जब इसके साथ होता है, ध्यान दीजिएगा, नियम वही रहेगा, प्रथम पद के अंत में यही दोनों रहेंगे, द्वितीय पद के शुरुआत में यह रहेगा। इन दोनों के साथ जब इसका योग होता है तो यहां क्या बनेगा? आय बनेगा। कैसे बनेगा? ए तो पहले से ही है, ए तो पहले से ही है, और जब ए का योग इन दोनों के साथ होता है तो इस ए में एक स्वर की वृद्धि हो जाती है, इस ए में एक स्वर की वृद्धि हो जाती है। यही हाल यहां पर है। यदि इन दोनों के साथ इसका योग होता है, इन दोनों के साथ इसका योग होता है ओ का, तो क्या बनेगा? आओ बनेगा। कैसे बनेगा? ओ तो पहले से ही है, जब ओ का इन दोनों के साथ योग होगा तो इसमें एक स्वर की वृद्धि हो जाएगी, यानी औ बन जाएगा। बात समझ में आ गई? एक स्वर की वृद्धि होने के कारण इनको कहा जाता है वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर कहा जाता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, जो दीर्घ स्वर है आ बड़ी ई बड़ा ऊ, इनकी रचना कैसे हुई? इनके योग से हुई। इसके योग से यह बना, इसके योग से यह बना, इसके योग से यह बना। ठीक है ना? जैसे एक शब्द में लेता हूं, लघु धन उर्मी, लघु धन उर्म, ये जो प्रथम पद के अंत में क्या है? छोटा ऊ, और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है? छोटा ऊ। छोटा ऊ से छोटा ऊ जब मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा ऊ। इन दोनों का योग क्या होगा? इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? लघुर्मी, लघुर्मी होगा। ठीक ना? अभी अभी हमने एक उदाहरण आपके सम्मुख रखा है, पीत धन अंबर, अंबर। देखिए, एक चीज आपको पता है, जो शब्द रचना है, शब्द रचना, जो शब्द रचना है उसके चार आधार हैं। कौन है? संधि है, समास है, उपसर्ग है, और क्या है? प्रत्यय है। ये चारों प्रकार से शब्द का निर्माण होता है, शब्द की रचना होती है। यह बात आपको पता है, पहले ही बताया गया है। थोड़ा इसको जोड़िए, क्या होगा? अ धन अ बराबर क्या होगा? आ। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? पीतांबर, पीतांबर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रथम पद द्वितीय पद से जब जुड़ा तो क्या बना? पीतांबर। यह हमने किया है संधि, और संधि हो करके यह बन गया क्या? सामासिक पद। क्या बन गया? सामासिक पद बन गया। यदि इसका हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह क्या होगा? पीत है अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र, वस्त्र जिनका, अर्थात कौन? अर्थात राम या कृष्ण।
ये इस प्रकार से, ठीक है ना। पीत को अंबर से जोड़े, यहाँ पर हमने संधि किया, दोनों पदों का संधि होकर के यह एक नया शब्द बना पीतांबर, और पीतांबर हो गया क्या, सामासिक पद बन गया। इसका समास विग्रह होगा पीत है वस्त्र जिनका, अर्थात राम अथवा कृष्ण। तो यहाँ पर इसमें संधि होकर के यह सामासिक पद बन गया है। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से और उदाहरण यदि लिया जाए, काव्य, काव्य धन इतर, काव्य धन इतर। यहाँ प्रथम पद के अंत में क्या है, अ है, और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है, छोटी ई। अ से छोटी ई का जब मेल होगा, यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है निशान, अ से जब छोटी ई का मेल होगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा ना। अ से छोटी ई का मेल होगा तो क्या बनेगा, ई बनेगा, ई नहीं बनेगा, ये बनेगा, ठीक है ना। इन दोनों में से किसी एक के साथ, इन दोनों में से किसी एक का योग होगा तो ए बनेगा। इन दोनों के साथ जब इसका योग होगा, इन दोनों में से किसी एक का, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। इस बात को बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, अ से छोटी ई जब मिला तो क्या बनेगा, ए, है ना। क्या बना, ए। अब इनको जोड़िए तो क्या होगा, काव्येतर, ये काव्येतर बना, ठीक ना। इसी प्रकार से धन, धन एसी, धन अंतिम में यहाँ क्या है, अ है, और यहाँ द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है, ए है, ठीक ना। यह चीज देख लीजिए, अ से ए का मेल, अ से ए का मेल होगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा ना। अ से ए का मेल होगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई होगा, ठीक ना। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, धनैसी, ठीक ना, धनैसी। यहाँ पर ये षडगुण वाला सा रहेगा, ठीक, ये धनैसी, ये धनैसी होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से मंत्र, धन औषधि, मंत्र धन औषधि। यहाँ प्रथम पद के अंत में क्या है, अ है, और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है, औ है। अ से औ को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, अ से औ को जोड़ेंगे, अ से ओ को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, औ बनेगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इससे जब ये जोड़े हम तो क्या बना, अय। तो इनका योग आवश्यक नहीं है कि केवल इसी से होगा, इनका योग इससे भी हो सकता है, ठीक है ना, इससे भी। और जब इससे होगा तो यही बनेगा, दूसरा कुछ नहीं बनेगा, यही बनेगा, क्योंकि यह छोटा है, यह बड़ा है। उसी प्रकार से इसमें भी है, जब इन दोनों का योग इसके साथ होगा तो औ बनेगा। इन दोनों का योग केवल ओ से नहीं, औ से भी हो सकता है, औ से भी हो सकता है। तो क्या बनेगा, औ बनेगा, है ना। तब क्या बनेगा, औ बनेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, मंत्रौषधि, मंत्रौषधि, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। और देव, धन ऋण। यहां पर देखिए, प्रथम पद के अंत में क्या है, अ है, और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है, री है। अ को री से जब जोड़ेंगे, अ को री से जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अर बनेगा, ठीक है ना। अ का उच्चारण स्थान कंठ और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अर बनेगा, ठीक। अब इसको जोड़िए तो क्या होगा, महर्षि, ये इस प्रकार से। बात समझ में आ गई। शब्द रचना के चार तत्व या चार साधन, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, यानी इनके माध्यम से शब्द की रचना होती है। और
संधि समास उपसर्ग प्रत्यय इत्यादि को पढ़ने के लिए यह जो स्वरबोधक तालिका है इसका ज्ञान रखना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि इसके अभाव मतलब इसके ज्ञान के अभाव में हम संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित नए शब्द की रचना करने में असफल रहेंगे। तो इसका ध्यान आपको हमेशा होना चाहिए। आज की कक्षा यहीं पर संपन्न की जाती है। पुनः मिलेंगे अगले कक्षा में अगले दिन।